हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा तय हुआ था कि अगली क्लास में हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं, तो उसी सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। पिछली क्लास में हमने टेंस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर टेंस है क्या, काम कहाँ आते हैं और किस तरीके से इनके सेंटेंसेस काम करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन। तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक सा फंडा बताऊंगा, ना कोई ज़्यादा फॉर्मूले, ना कुछ, सिंपल सी बात बताऊंगा और टेंस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेसिक सा स्ट्रक्चर सबसे पहला ये होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं टेंस पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों का, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे इस तरीके से। ठीक है, और ना ही कभी देखे होंगे। आपने वही फॉर्मूले रटे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिलेंस वगैरह वगैरह। वो सब मैं नहीं सिखाता, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग इनको अच्छे से समझिए। अगर आप इस तरीके से टेंस पढ़ेंगे तो लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का इन इंग्लिश, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं हिंदी में कहूँ कि राम खाना खाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, खाना। ये वो खाना है जो टेबल पे रखा हुआ है, जिसको खाया जा रहा है, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और खाता है यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, राम ईट्स फूड। यानी यहाँ पे मैंने क्या सबसे पहले यूज़ किया, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब क्या है, ईट्स, और द फूड इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इन हिंदी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करते हैं, जिससे हमें अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे हिंदी में कुछ भी हो। इन इंग्लिश हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम जितने भी टेंस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, चाहे वो इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ये रहेगा। तो अब हम बार बार रटेंगे नहीं इस चीज़ को कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो कभी चेंज होगा नहीं, सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और बीच में वर्ब आएगी। हाँ, हम ध्यान क्या रख सकते हैं कि ये जो वर्ब होती है इसमें हम एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और एक मेन वर्ब यूज़ करते हैं, और पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। इतना सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, इसको दिमाग में बिठा लिया कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए इस स्ट्रक्चर से भटकना नहीं है, तो हम किसी भी तरह का सेंटेंस इस पूरे टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं चाहूँ कि अब सिंपल टेंस का बनाऊँ, सिंपल में प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेफिनेट कहें या सिंपल कहें एक ही बात है। अगर मैं इंडेफिनेट का बनाना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का, तो किस तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि दिया हुआ रहता है, या हम सोच सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस वाले टेंस में यानी कि इनडेफिनेट में जो मेन वर्ब होती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब वो एस या ई एस वाली भी हो सकती है और विदाउट एस या ई एस वाली भी हो सकती है ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, मेनली डू और डज। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पास्ट में हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डिड, और फ्यूचर में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल। एक और होती है वैसे शेल, लेकिन काम नहीं आती है ना। जनरली विल और शेल में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हम जनरली विल को हर जगह लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आई और वी के साथ में शेल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है ग्रामेटिकली, बाकी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड आएगी पास्ट में, और फ्यूचर में आ जाएगी विल और शेल। अब मुझे किसी भी कोई सा भी सेंटेंस अगर मैं लूँ कि मान लीजिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाना चाहूँ, मैंने कहा कि सोयल आम खाता है। ठीक है, सोयल आम खाता है, तो मेरे पास इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरे पास इसमें सोयल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, खाना, यानी कि सोयल ईट्स। ठीक है, सोयल ईट्स। अब क्या खाता है वो, ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो। ओके,
अब हमने इसमें क्या ध्यान में रखा कि सब्जेक्ट तो है ही सही, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंगो है, और हमने सिर्फ ये ध्यान रखा कि बीच में हमारे पास वर्ब आनी है। तो सोयल ईट्स मैंगो, सोयल आम खाता है, यहाँ पे हमने ईट्स यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब यहाँ पे ईट है, और यहाँ पे हमने डू या डस क्यों नहीं लगाया वो मैं आपको ही बताऊँगा। ओके, ये कन्फ्यूज़न सभी के मन में रहता है कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डस है तो हमने लगाया क्यों नहीं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी आप ये देखिए कि सोयल ईट्स मैंगो। ओके, पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट का कोई सेंटेंस बताए कि सोयल ने आम खाया। ओके, तो क्या बनेगा, सोयल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें डिड, और डिड मतलब कि हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि सोयल एट मैंगो। एंड फ्यूचर में हो जाएगा सोयल आम खाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें सोयल, उसके बाद विल ईट मैंगो। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर हुआ आपका बेसिक कि सोयल ईट्स मैंगो, सोयल एट मैंगो, सोयल ने आम खाया, और सोयल विल ईट मैंगो, सोयल आम खाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डू या डस कहाँ है, इसमें सोयल एट डिड कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, और इसमें विल कहाँ है। हालांकि इसमें तो विल है, ठीक है, लेकिन हम इसमें सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो पॉज कर दे यार। हाँ, तो फ्रेंड्स लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट। हाँ देखिए, ये जो था अभी हमने देखा कि सोयल ईट्स मैंगो आया, सोयल एट मैंगो आया, और सोयल विल ईट मैंगो आया, लेकिन हमने ये देखा कि इसमें डू और डज नहीं था। हमने ये देखा कि एट में डिड नहीं था। ठीक है, और मैंने कहा था कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। ठीक है, तो ये जो बेसिक का फंडा है ना, इसको आप लोग समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जब सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब जानते हैं ना, एक वचन बहुवचन बोलते होंगे, तो इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। ओके, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब वैसी की वैसी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि सोयल ईट्स मैंगो, अकेला था इसलिए ईट्स आया। मैंने बोला हम आम खाते हैं, तो क्या जाएगा, वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं। ओके, ये बात पहले तो याद रखना है इसमें। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें डिड होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम मेन सेंटेंस बनाते हैं, मेन सेंटेंस जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने लिखा था सोयल एट मैंगो, सोयल ने आम खाया। और पास्ट और फ्यूचर में तो सेम टू सेम था, सोयल विल ईट मैंगो। ओके, तो एक डाउट ये आपका क्लियर हुआ हो यहाँ से कि ए से एस कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में ए से ईएस लगता है। एस या ईएस का मतलब ये है कि अगर लास्ट में कोई वोवेल है तो ईएस, और कोई वोवेल नहीं है, जैसे कि मैंने बोला वर्क, मैंने बोला वर्क, तो वर्क का बनेगा वर्क्स, इसमें लगेगा सिर्फ एस। लेकिन मैंने बोला गो, गो का बनेगा गोज। ओके, लास्ट में अगर वोवेल है तो ईएस, और कॉन्सोनेंट है तो एस। ठीक है, तो ये तो एक डाउट था कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे। उसके बाद रही बात डू और डस की, कि आखिर डू और डस आया कहाँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी गणित पढ़ेंगे, उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे गणित पढ़ेंगे कि ये डू और डस जो है ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए मैंने बोला वर्क, जब इस वर्क में डस जुड़ता है ना, क्या जुड़ता है, डस, तब जाके ये वर्क्स बनता है। ठीक है, अगर इस वर्क में मैं डू जोड़ूंगा तो ये वर्क ही रहेगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि ही प्लेस, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ही डज प्ले। ओके, यानी कि इसको वर्क प्लस डज ना लिख के हम लिखेंगे डज प्लस वर्क। ओके, इसको हम डू प्लस वर्क। ठीक है, अब देखिए डज प्लस वर्क क्या बना, वर्क्स, डज प्लस वर्क
वर्ब्स, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जब जोड़ा तो हमारे पास एस या ईएस लग के आया। तो जब हम बोलते हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वही यहाँ पे डज है, जिसको हमने मेन वर्ब के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। डज प्लस मेन वर्ब जुड़ता है तब जाके लास्ट में एस लगता है। उस तरीके से मैंने बोला कि वी ईट मैंगो, तो मैंने बोला कि वी डू ईट मैंगो, डू ईट मैंगो। और जैसा कि मैंने बताया कि जब डू और मेन वर्ब जुड़ती है तो वो अकेली ही रह जाती है, यानी कि वी ईट मैंगो। ठीक है, तो ये जो है डू और डज का छोटा सा फंडा है जो हमें क्लियर होना चाहिए कि जब मेन वर्ब में डज जुड़ता है तो लास्ट में एस लग जाता है, और जब डू जुड़ता है तो कुछ नहीं लगता। यानी कि जितने भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं जिनमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना, जैसे कि वी ईट, दे ईट, यू ईट, उन सब में डू ऑलरेडी शामिल है, उसमें हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बोलता हूँ ही ईट्स, शी ईट्स, ओके, तो उसमें डज शामिल है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू अगर प्लूरल है तो डज अगर सिंगुलर है तो डू और डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल कर आता है फाइनली। तो इस पूरे को तो हम याद रखते नहीं है, सब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही सही, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है ही सही, हम याद रखते हैं कि डू और डज आना है, और डू और डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग से निकाल के नहीं रखते हैं। डज जोड़ते हैं तो एस लग जाता है, डू जोड़ते हैं तो कुछ नहीं लगता है, इसलिए डू और डज हम इस तरीके से बोलते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सा भी सेंटेंस बढ़ा सकते हो बड़ी आसानी से। मैं बोलूँ कि वह जाता है, तो इसके लिए सब्जेक्ट आ जाएगा ये ही, उसके बाद में डू, ही, डज और गो। ठीक है, अब ये डज को हम अलग से नहीं लगाते, इसी डज को, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसी डज को जब मैं गो में शामिल कर दूंगा तो बन जाएगा ही गोज, वह जाता है, यानी कि ही डज गो। ठीक है, लेकिन इस डज को हम अलग से क्यों निकाल के रखते हैं और अलग से ना निकाल के हम इसको मेन वर्ब में क्यों शामिल कर रहे हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसकी सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो मेन वर्ब है उसी में डू और डज को शामिल करके हम लोग बना देते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा सेम डाउट पास्ट इंडेफिनिट में भी क्रिएट हो सकता है कि हमने जो लिखा, हमने ये लिखा पास्ट इंडेफिनिट में ही एट फूड, उसने खाना खाया, इसमें डिड कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, डिड कहाँ है ना। हमने देखा था ना कि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो इसमें डिड कहाँ है। डिड इसमें इसलिए नहीं है कि जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स है मेन वर्ब की, जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स है सब में डिड शामिल है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर ईट है तो ईट में डिड जुड़ा हुआ है, डिड प्लस ईट बनता है, तब जाके हमारे पास क्या आता है, एट आता है। ओके, मैं बोलूँ डिड प्लस गो जुड़ता है, तब जाके हमारे पास वेंट आता है। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरह का कुछ बोलना है कि वह गया, मैंने बोला वह गया, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, ही। अब गया मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, ही डिड गो। ओके, और मैंने क्या बताया, जब डिड प्लस गो जुड़ेगा तब सेकेंड फॉर्म निकल के आएगी, और वही सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करके लिखते हैं, ही वेंट, वह गया। ओके, यानी कि डिड प्लस गो इक्वल्स वेंट, वह गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो मेन वर्ब है डिड प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती है, इसलिए हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, लेकिन आप लोगों को समझनी जरूरी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सेकेंड फॉर्म्स आ कहाँ से रही है। सेकेंड फॉर्म जितनी भी है उनके अंदर ऑलरेडी डिड शामिल है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है ताकि ये डिड जब बाद में बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो आप बिंदास इसे बाहर निकाल सके। आपको मैं आगे थोड़ी सी और गणित बता यही बताऊंगा कि जब इनमें से डिड निकलता है तो क्या होता है, डू और डज निकलता है तब क्या होता है। टेंस इतना आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन नहीं है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ही वेंट तो हमने लिख दिया, वो गया, अब इसके में डिड का क्या करेंगे, डिड को कब बाहर निकालेंगे, तो ये फिर से हम सब कैटेगरी से पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उन सभी कैटेगरीज में हम डिड को बाहर निकालेंगे, डू और डज को बाहर निकालेंगे, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि हम टेंस में इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, उसका बेसिक का स्ट्रक्चर ही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से टेंस को सीख पाएंगे। ये रहा हमारा इंडेफिनिट का। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूअस को कंटिन्यू करेंगे और ये सब खत्म होने के बाद सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, नेगेटिव वगैरह। ठीक है,
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।